नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास लाए हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आप जो परीक्षा दे रहे हो जिसमें हिंदी का कोई भी खंड पूछा जाता है, तो उसके लिए यह महत्वपूर्ण है। क्लास आपको पूरा देखना चाहिए जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं, चाहे वर्णमाला से संबंधित हो चाहे ध्वनियों से संबंधित हो। आपसे पूछ नहीं लिया जाता है कि कौन सा शब्द कहाँ से बोला जाता है, संयुक्त अक्षर कौन सा है, किस ध्वनि का प्रयोग कैसे किया जाता है, कौन सा तालव्य है, कौन सा अनुनासिक है। यानी जितने वर्णमाला से संबंधित प्रश्न होते हैं, उन सबको हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। आपको पूरा क्लास देखना है। हिंदी में ज़रूर 3-4 प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। हमें क्या लगता है कि यह तो बहुत आसान है, लेकिन वास्तव में जब हम घर आते हैं और अपना विकल्प मिलाते हैं, तो वह गलत हो जाता है। कोई छोटी-सी त्रुटि के कारण कई बार हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर के। मैं ये नहीं कहता कि आपको आता नहीं है, आपको आता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि आपने वैसी कई सारी चीज़ें पढ़ रखी होती हैं। तो आवश्यकता क्या होती है कि हम इसको यदि समझ गए तो हमसे ये गलतियां नहीं होंगी। एक क्लास आपके लिए ये काफी है। वर्णमाला से संबंधित, ध्वनियों से संबंधित, इसमें हम बहुत रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं उन्हीं को पढ़ेंगे, जो आपकी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए जाते हैं, उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। एक किताब के माध्यम से हम इसको पूरा पढ़ रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कई बार चीज़ें उतनी बारीकी से नहीं पढ़ा मिलती हैं, तो हमने इसमें सोचा कि चलो बुक एक लेते हैं, उसी बुक के माध्यम से आपको हम समझा देंगे। पहली बार क्लास देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें हमेशा मिलती रहें। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि आप निबंध वगैरह की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी वर्णमाला क्या है, जिस पर पूरा हमारी हिंदी निर्भर है। शब्द पहले पहचान लेते हैं, इसके बाद आगे व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। आप एक बार बस शब्द पहचान लीजिएगा। आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ। ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आह। का, खा, गा, घा, अंगा। चा, छा, जा, छा, या। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। पा, ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। या, रा, ला, वा। सा, खा, सा, हा। छा, त्रा, ज्ञा। ठीक है, यही शब्द है ना आपने। ये 5 वाली हो गई। 5, 5, 5, 5, 5 है ना। ये 4 वाले हो गए। 4, 4, और अंत में क्या हो गया? 3। ठीक है, ऐसे करके हमारी ये वर्णमाला है। आपको लग रहा होगा सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, आज हमें काका का पढ़ा रहे हैं। देखो भैया, पूरा वर्ण, पूरा हम जो बोल रहे हैं आपसे ना, भैया भी अगर हम आपको बोले हैं तो कहाँ से बोले हैं? ये वाला शब्द उठाए हैं, ये वाला शब्द उठाए हैं, ये वाला शब्द उठाए हैं। और हमने क्या किया है? और हमने यहाँ से कुछ मात्राओं में से कुछ उठा लिया है ना। इस वाली खड़ी को अगर हम देखते हैं, तो यहाँ से हमने कुछ मात्राएं उठा ली हैं। यानी इसके अलावा अगर ये वर्णमाला हमारे पास ना हो, तो हम आपसे कुछ कह ही नहीं सकते, आपको हम कुछ बोल ही नहीं सकते। एक छोटा सा बात होती है, यही तो बोलते हो। तो इसके लिए भी तो हम यहाँ से उठाए हैं, ये उठाए हैं, है ना। तो इसका प्रयोग कैसे करना है? देखो, हमें ये चीज दे दी गई, आप ये समझो कि एक किचन है जिसमें हमें सारे मसाले दे दिए गए हैं, सारी सब्जियां दे दी गई हैं। अब उसको अपने स्वाद के अनुसार, उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार हमें कैसे बनाना है, कैसे व्यवस्थित तरीके से रखना है, ये हमारा ज्ञान है। उसी को हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही हम आपको आसान भाषा में पूरा समझा देंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। टॉपिक हमारा क्या है? ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्ण क्रम। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा शुद्ध बोलना सीखते हैं। यानी व्याकरण ना हो तो हम किसी भाषा को न बोल सकते हैं, ना अच्छे से लिख सकते हैं, ना उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। कितने प्रकार होते हैं? जैसे वर्ण विचार है, शब्द विचार है, वाक्य विचार है। 3 इसके अंग हो जाते हैं। कैसे? वर्ण विचार में क्या आएगा? इसके द्वारा हम वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। जब वर्ण विचार में बात करते हैं, शुद्ध लेखन,
शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि है। ठीक है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, उसके टुकड़े हम यानी उसको हम आधा अधूरा नहीं कर सकते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णों के उच्चारण का समूह, इसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जो हमने अभी पढ़ा था का खा गा घा करके, वो हमारी वर्णमाला है। ये 52 हो जाते हैं। थोड़ा पेन पतला कर लें तो चीजें और अच्छे से सामने आएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं, कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या कितनी मानी है? 43 मानी है। भाषा के मुख्यतः चार तत्व होते हैं, जैसे ध्वनि है, शब्द है, वाक्य एवं अर्थ। शब्द मतलब पद, है ना? चार तत्व कौन से हो जाएंगे? ध्वनि है, शब्द है, वाक्य है और अर्थ है। ध्वनि को स्वनिम भी कहते हैं। स्वनिम के दो भेद हैं, जैसे खंड और खंडेतर। खंड स्वनिम के दो भेद होते हैं, जिनको हम स्वर और व्यंजन कहते हैं। अब आप ये समझ पाए कि स्वर और व्यंजन आया कहाँ से है? स्वर एवं व्यंजन कहाँ से आया है? ये बात आपकी समझ में आई? ये खंड स्वनिम के भेद हैं। ध्वनि के तीन पक्ष होते हैं, जैसे उत्पादन है, संवहन है और ग्रहण है। तीन पक्ष हो जाएंगे, जैसे उत्पादन है, संवहन है और ग्रहण है। ध्वनि गुण चार हो जाते हैं, जैसे मात्रा है, स्वर है, आघात है और वृत्ति है। ये चार ध्वनि गुण हो जाते हैं। मानस्वरों की संख्या कितनी है? 8 है, जो किसी भी विशेष संबंध से संबंध न होकर एक काल्पनिक स्वर माने जाते हैं। उनको क्या कहते हैं? मानसरोवर कहते हैं, मानस्वर कहते हैं। 8 है ये गिनती में। समझे? बहुत बारीक चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बस ये चीजें थोड़ा बेसिक है, पढ़ लेते हैं, आगे जो प्रश्न है उनको कर लेंगे। अब हम बात करते हैं मानक स्वर कौन से हो जाएंगे। हिंदी वर्णमाला मानक स्वर कौन से हो जाएंगे? आ है, ई है, ऊ है, ऋड है, ए, ओ और औ हो जाएंगे। व्यंजन कौन से हो जाएंगे? का से अंगा, चा से इया, टाट से अड़ा, ता से ना, पा से मा, या से वा, सा से हा। ठीक है, ये आपके स्वर हो गए, ये व्यंजन हो गए। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। छा, संयुक्त व्यंजन मतलब जो दो लोगों से मिलकर बना है। कैसे? छा जैसे है, का से और सा से मिलके बना है। त्रा है, ता से और रा से मिलके बना है। ज्ञा है, जा और या से मिलके बना है। छा है, सा और रा से मिलकर बना है। अब बात करेंगे अयोगवाह की, जिनको बोलते हैं अंग है अनुस्वार और आह है विसर्ग। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अयोगवाह में क्या हो जाएगा? अन है अनुस्वार और आह है विसर्ग। फिर हम बात करेंगे द्विगुण व्यंजन की, जो अंगा और ढा होते हैं। ठीक है, ये चीजें इतनी समझ में आई। अब आगे चलते हैं, हिंदी के वर्ण की बात करते हैं कि हिंदी के वर्ण कौन है, कैसे हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, दो वर्णों में ही तो हिंदी बटी हुई है। स्वर वर्ण किसे कहेंगे? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बाधा विघ्न के होता है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या 10 है, क्योंकि वे री को स्वर नहीं मानते हैं। अब हम बात करते हैं स्वर वर्ण कौन से हैं। हस्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, है ना? हस्वर कौन से हैं? आ है, ई है, ऊ है, ऋड है। दीर्घ स्वर कौन से हैं? बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है। संयुक्त स्वर कौन से हैं? ए है, अय है, ओ है और औ है। ये संयुक्त स्वर हो जाएंगे। स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है? मात्रा के आधार पर। कैसे? मात्रा के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं, जैसे हस्वर हो गया मूल स्वर में, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋड। फिर दीर्घ स्वर आता है, द्विमात्रिक स्वर जिसे कहते हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, छोटे ए, ओ, औ। और फिर इसके बाद त्रैमासिक स्वर आता है, जिसको हम ओम कहते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर हम देखते हैं, अग्र स्वर कौन से हो जाएंगे? ई, ए, जो आगे से बोले जाते हैं। मध्य में आ, जो मध्य से हो जाएगा पश्च, आ यानी बड़ा, ऊ, बड़ा ओ और औ हो जाएंगे, है ना? फिर आठों की स्थिति के आधार पर क्या हो जाएगा? ओंठ की स्थिति के आधार पर ये दो भेद हो जाएंगे, अवृतमुखी और व्रतमुखी। होंठ की स्थिति के, जैसे आ, ई, ए। व्रतमुखी में कौन से हैं? ऊ, ओ और औ हो जाएंगे। ये चीजें आपको इतनी समझ में आई नहीं आई? क्योंकि हिंदी में देखिए यही से सब बारीकियां होती हैं, है ना? अब हम आगे चलते हैं।
मुख विवर के आधार पर कौन सा हो जाएगा? मुख विवर के आधार पर देखते हैं तो संयुक्त है, अर्ध संयुक्त है, अर्ध विवृत है और विवृत है। ये चीजें आपकी हो जाती हैं। मुख विवर के आधार पर कौन सी हो जाएंगी? मुख विवर यानी संयुक्त है, संयुक्त में कौन कौन से आ जाएंगे? ई ई उ ऊ है ना। अर्ध संयुक्त में कौन सा आ जाएगा? ए और ओ आ जाएगा। अर्ध विवत्र में कौन सा आ जाएगा? आ है, ए है, ओ हो और औ है। फिर विवत्र में ओ आपका आ जाता है। तो ये भेद हमने यहाँ पर समझे। अब हम देखते हैं आगे और कौन कौन से इसमें भेद बनते हैं। इसमें आगे बात करते हैं नाक व मुंह के आधार पर, जैसे वायु के आधार पर निकलने वाले शब्द जो होते हैं यानी स्वर जो होते हैं, तो इनको अनुनासिक स्वर बोलते हैं। अंग है, आ है, ई है, ये चीजें हैं। फिर हो जाते हैं निरनुनासिक स्वर यानी आ है, बड़ा आ है और ई हो जाते हैं इसमें। संपृक्त ध्वनियाँ क्या होती हैं? दो व्यंजनों के योग से जो निर्मित होते हैं, जैसे कंबल है, यहाँ का और बा ध्वनियों के साथ में माँ ध्वनि संपृक्त हुई है। युग्मक ध्वनियाँ कौन सी हो जाती हैं? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जैसे दिक्कत है, ये ध्वनियाँ अधिकतर शब्दों में के मध्य में आती है। समझे? अब आप ये समझ रहे होंगे इसको मैंने किताब से पढ़ाना क्यों सही समझा? क्योंकि इसके नोट्स अगर हम एक एक करके बनाते भी तो आप ये समझो कुछ चीजें रह जाती जो आप तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए ये आवश्यक लगा कि इसको किताब के माध्यम से ही पढ़ाया जाए। फिर आती है बात अक्षर की। तो अक्षर में कौन से हैं? जैसे बद्धाक्षर है, इनकी अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है, जैसे नाम, आयु। मुक्ताक्षर में क्या हो जाएगा? इनकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, जैसे खा, जा, है ना। अब बलाघात और स्वराघात क्या होते हैं? किसी अक्षर पर विशेष बल देना बलाघात या स्वराघात कहलाता है। विशेषता क्या है? यह बल संयुक्त अक्षर के पहले अक्षर पर लगता है, जैसे विष्णु। संगम की बात करते हैं तो ध्वनियों के बीच विराम को संगम कहते हैं, जैसे तुम्हारे के उच्चारण में माँ के पश्चात हा पर शीघ्र संक्रमण होता है। भाई तुम्हारे जब हम बोलते हैं तो हा पर ज्यादा जोर देते हैं, माँ पर इतना जोर तो नहीं देते हैं, है ना। किंतु तुम हारे में पूर्वत संक्रमण होता है, माँ और हा के बीच में कुछ विराम या अवसान होता है। समझे? अनुतान क्या होता है इसको जरा देखते हैं। अनुतान को सरल हर कहते हैं। स्वरों के उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। सरल हर के कारण शब्द तथा वाक्य के अर्थ बदल जाते हैं, जैसे अच्छा का उच्चारण ह्रस्व, दीर्घ या प्लुत के अनुसार करने से इसके तीन अर्थ स्वीकृति, विरोध तथा प्रतिरोध होते हैं। सुलह हर के दो भेद होते हैं, शब्द सुलहर और वाक्य सुलहर। बहुत बारीक चीजें हैं। जब आप टीचर वगैरह की या हिंदी के लिए कोई और परीक्षा देने जाते हैं जिसमें हिंदी गूढ़ पूछी जाती है, तो वहां आपको इन शब्दों से निपटना पड़ता है। कामता प्रसाद गुरु ने वाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के दो भेद माने हैं, जैसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार सभी पंचम वर्णी, जैसे अंगा है, या है, अड़ा है, ना है, मा में व्यंजनों के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होना चाहिए। पूर्ण अनुनासिक ध्वनि कौन सी हो जाएगी? अनुस्वार हो जाएगी। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजन वर्णों की। व्यंजन वर्णों में क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 33 हो जाती है ना। आगे चलते हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन का वर्गीकरण हम अब करने वाले हैं, जैसे स्थान और प्रयत्न। दो भागों में इसको पहले हम बांट लेते हैं। थोड़ी ये ग्रामर अगर समझ लेंगे ना तो आगे बहुत काम आएगी, जब हम अभी प्रश्न हल करेंगे तो वहां काम आएगी। स्वर के स्थान पहले क्या हो जाएगा? व्यंजन में स्थान हो जाएगा और प्रयत्न हो जाएगा। इसमें क्या है? धीरे धीरे इसको हम ऐसे बांटेंगे, जैसे अघोष सघोष आपने सुना होगा, अल्प प्राण महाप्राण सुना होगा, स्पर्श स्पर्श संधि सुना होगा, संपर्शी सुना होगा, नासिक की सुना होगा, पार्थिक, ये चीजें आपने पहले से सुनी होंगी। इसको चलो अब हम थोड़ा विस्तार में वैसे समझते हैं जिससे हमें और अच्छे से स्पर्श वगैरह समझ में आए। स्पर्श में कौन से हो जाएंगे? का वर्ग के हो जाएंगे, जैसे का से अंगा तक है। वा वर्ग के चा वर्ग के हो जाएंगे, जैसे चा से यहाँ तक है। टा वर्ग के हो जाएंगे जो कि अड़ा तक है। ता वर्ग के हो जाएंगे, ना तक है। पा वर्ग के हो जाएंगे, माँ तक है। अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हो जाएंगे? या, रा, लावा हो जाएंगे।
उष्ण व्यंजन कौन से हो जाएंगे? सा, खा, सा, हा हो जाएंगे। ये सा पर ध्यान रखिएगा कौन सा पहले बनेगा। फिर हम बात करेंगे घोष, घोषत्व के आधार पर वर्णभेद कैसे हैं। अघोष सघोष जिसमें हम जाते हैं, तो अघोष सघोष कैसे हो जाएंगे? अघोष में 11 आते हैं और सघोष में 29 आते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण जैसे काखा है, चाछा है, टाठा है, पाथा है, ताथा है और पापा है, ये उस व्यंजन में शाखा सा 3 हो जाएंगे। सघोष में जाते हैं तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो जाएगा, यानी गा, घा, अंगा है, चा, झा, इया है, डा, ढा, अड़ा है, ता, धा, ना है, या भा, मा है। सभी स्वर हो जाएंगे। ये कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ऋण, ए, ऐ, ओ हो जाएगा। अंतस्थ हो जाएंगे या, रा, लावा और हा हो जाएगा। फिर हम प्राणत्व के आधार पर बात करेंगे। अल्प प्राण जैसे 19 है। प्रत्येक वर्ग का पहला व तीसरा, पांचवा वर्ण हो जाएगा। का, गा, अंगा, चा, ये जो है हो जाएंगे। 14 महाप्राण हो जाएंगे। गिनती इनकी ज्यादातर पूछी जाती है और ऐसे भी पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा महाप्राण है और कौन सा नहीं है। अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हो जाएंगे? यारा, लावा हो जाएगा और उष्ण व्यंजन हो जाएंगे शाखा, साहा। हिंदी के नए वर्ण कौन से हो जाएंगे? संयुक्त व्यंजन है और द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। ये छात्र, ज्ञा, स्रा है और द्विगुण में कौन सा है? ये आपका अंगा है। फिर आग्रत और ग्रहित ध्वनियां देखते हैं। का, खा, गा, जा, फा हो जाएगी। अयोग व अनुस्वार और विसर्ग में बढ़ता है। वर्णों के उच्चारण स्थान कैसे हैं? जैसे नासिका है, दंत मूल है, दंत प्लस ओष्ठ है, जैसे वाह है, ओष्ठ कंठ है, मूर्धा है, तालु है और कंठ तालु है। नासिका में आपके अंग, अंगा, या, अड़ा, ना, मा आएंगे। दंत में ना, जा, रा, ला, सा आएंगे। दंत में ता वर्ग आ जाएगा, ला है, सा है आ जाएगा। दांत और ओंठ का मिलाकर के ये इंपॉर्टेंट आपका होता है, जो कि वाह हो जाएगा। ओष्ठ में ऊ और पा हो जाएंगे। फिर मूर्धा की बात करेंगे तो री, टा वर्ग आ जाएगा, रा है। तालु में आ जाएंगे ई, वा वर्ग आ जाएगा। कंठ में ए, ऐ आ जाएगा और आ, अह का वर्ग और हा विसर्ग आ जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे। का है, खा है, गा है, घा है, टा है, ढा है, डा है, ता, था, दा, था, पा, फा, बा, भा हो जाएंगे। अब हम जरा इसको देख लेते हैं फिर अपने क्वेश्चन पर आते हैं। संघर्षी में कौन कौन से हो जाएंगे? सा है, सा है, सा है, हा, खा, जा, फा हो जाएगा। स्पर्शी में आ जाएगा चा, छा, जा, झा आ जाएगा। नासिक में अंगा, इया, अड़ा, नामा आ जाएगा। पार्थिक में श्वा, रा, या, वा आ जाएगा। फिर ताड़न जात यानी द्विगुण में कौन कौन सा है? अंगा और डा आ जाएगा। नासिक की बात करते हैं तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की जो संख्या है 5 है। अंगा, इया, अड़ा, ना और मा है, ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? चा, छा, जा, झा हो जाएगा। संघर्षी व्यंजन सा, खा, सा, हा, खा, गा ये हो जाएंगे। पार्थिक में ला आ जाएगा। लुंठित में रा आ जाएगा। दक्षित में डा, ठा आ जाएगा। अर्धस्वर या वा आ जाएगा। अमानक वर्ण झा है, भा है। काकल्य वर्ण में हा आ जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वा और हा ये आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये हमने थोड़ी व्याकरण थी इससे संबंधित, उसको हमने पढ़ा। अब हम प्रश्न देखते हैं। देखो कितनी कितनी बार एक एक प्रश्न पूछा गया है, ये चीज देखो आप। एक बार नहीं, हजारों मतलब कई कई बार, दसों दसों बार एक एक चीज पूछी गई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या मानी जाती है? शब्द। भाषा की मूल इकाई क्या मानी जाती है? ध्वनि। देखो एसआई में है, हाई कोर्ट में है, उत्तर प्रदेश निरीक्षक में है। अ, कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? 52। वर्ण भेद कितने हैं? 2। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। फिर हम बात करते हैं स्वर वर्ण की परिभाषा, भेद, ये सब चीजें जो है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूहों को। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। इया जो है आपका स्वर नहीं है, ये कई बार पूछा जाता है। आगे चलते हैं। र, री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? हर्ष स्वर में। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं।
वृष्ट शब्द में मात्रा का उपयोग हुआ है री। री है स्वर, स्वरों की संख्या है 11। स्वरों का उच्चारण है बिना किसी की सहायता से होता है। स्वर वर्ण का ही भेद है। मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार हैं तीन। ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वर के प्रकार हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या है 4। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? गुरु स्वर। वह स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कौन सा है? ओम। ओम जो है प्लुत स्वर है। ये सीटेट में पूछा गया था। वह स्वर जिसको संयुक्त स्वर माना जाता है ए। ई ई उ ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? समृद्ध। समृद्ध स्वर है ई, बड़ा वाला ई। अर्ध विवृत स्वर है बड़ा वाला ए। री वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा। मा घोष वर्ण है। आ है एक स्वर। बोलते समय मुख के 4 उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। मूर्धन्य व्यंजन है डा और ढा। ई किस प्रकार के वर्ण है? तालव्य। का वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। या रा लावा अंतस्थ वर्ग के व्यंजन हैं। वह समूह जिसके वर्णों का उच्चारण स्थान है मूर्धा यानी सा, रे, टा और ठा। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। आगे चलते हैं। कंठोस्थ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण है औ। कंठ वर्ण है आ। ई चा छा जा झा इया आदि का उच्चारण होता है तालव्य से। जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार हैं तीन। ओष्ठ वर्ण है तीन। कंठ तालव्य है ए और ऐ। वह वर्ण जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है ऐ। ओ औ वर्ण है कंठोष्ठ। देखो ऐसे ही अब हम हर एक पेपर में आपको लगभग जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं ये देखो कितने कितने इंपॉर्टेंट हैं। इनको एक साथ में हम आपको पढ़ाएंगे। पहली बार यदि आप क्लास देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको चीजें साथ में मिलती रहें। अब हम बात करेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के स्थान साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है उसे अनुनासिका को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है चंद्र बिंदु। अनुनासिक स्वरों का उदाहरण स्थल है, उच्चारण स्थल क्या है? नाक और मुंह। अनुनासिका शब्द है संभालना। जिन स्वरों का उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उसे कहते हैं अनुनासिक स्वर। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह है निरनुनासिक स्वर। होठों की आकृति के आधार पर आवृत्ति मुख स्वर कौन सा है? ई। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ पश्च समृद्ध का प्रकार है। वह शब्द जो स्वर का वर्गीकरण नहीं है। द्वित्व। हिंदी वर्णमाला में री ध्वनि है स्वर। ये री कई बार पूछा गया है कि ये स्वर है कि व्यंजन है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। टा वर्ण दंत नहीं है। ता वर्ण ध्वनियों का उच्चारण स्थान दंत है। भा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है। घा का उच्चारण स्थान कंठ है। हिंदी की ठा ध्वनि है मूर्धन्य। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। या रा लावा व्यंजन कहलाते हैं अंतस्थ। चा वर्ण का उच्चारण स्थान है तालव्य। आगे चलते हैं। पा वर्ण का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। त्रिवेणी शब्द में त्रा वर्णों के योग से बना है ता धन रा। सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन ज्ञा वर्णों के योग से बना है जा और इया। वह व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा ताल से नहीं टकराती है घा। ओष्ठ वर्ण है पा फा बा भा। संयुक्ताक्षर व्यंजन है छा त्रा ज्ञा स्रा। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं गा और घा। दंत उच्चारण वर्ण है ना। वह व्यंजन जिनका उच्चारण तालु से होता है जा। ऊष्म व्यंजन है हा। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है झा। वह वर्ण जो पंचमाक्षर है माँ। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है हा। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है डा। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण है भा। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण है टा। वह व्यंजन जो ऊष्म है सा। घा गा डा ठा ता इनमें अघोष व्यंजन है तो। वह व्यंजन जो अघोष है खा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33। सीधे सीधे आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है। ज्ञा वर्ण है जा और इया के संयोग से बना हुआ।
जिस स्वर में के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे कहते हैं गुरु स्वर। सा का उच्चारण स्थान है तालु। ये वाला देखो कितनी बार पूछा गया है यानी बहुत फेवरेट क्वेश्चन हो गया ये आपका सा वाला। वह व्यंजन जो अंतस्थ व्यंजन है या रा लावा वर्णों के को व्यंजन कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वर के वर्णों की सहायता से किया जा सके। ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है बा। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण है गा। दंत ध्वनि वाला व्यंजन है ता। आगे चलते हैं। टा वर्ग में व्यंजन है मूर्धन्य। उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है टा। दंत वर्ष महा प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है धा। दंत वर्त अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण है ता। ये देखो शब्द यहाँ पर पकड़ो, ये घोष है, ये अघोष है। यहाँ महाप्राण पूछा है, यहाँ अल्प प्राण पूछा है, यानी ये दोनों हमारे लिए फिर इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। गा जा छा चाटा इनमें तालव्य महाप्राण घोष है कोई नहीं। मूर्धन्य हस्व स्वर का उदाहरण है री। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान होगा तालव्य। चा वर्ग में महाप्राण वर्ण व्यंजन वर्ण है दो। वह वर्ण जो अघोष महाप्राण है खा। का वर्ग में घोष व्यंजन है तीन। मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन है डा। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है झा। एक से अधिक वर्णों को मेल को क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। कंठ ध्वनियां हो जाएंगी आपकी का खा गा और घा। या का उच्चारण स्थान है तालु। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं चा छा जा झा। इतना ज्यादा ये पूछा गया है ना। टा वर्ग उच्चारण की ध्वनि से उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि है मूर्धन्य। सा का उच्चारण स्थान है मूर्धा। ढा वर्ण का उच्चारण स्थान है टा वर्ग और चौथा वर्ग है। जैसे टा यहाँ हो जाएगा और वर्ग है इसका चौथा। वह व्यंजन जिसका उच्चारण स्थान तालव्य है झा। दंत ध्वनि है ता। ला और सा का उच्चारण स्थान है दंत। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को दंत कहते हैं। पा फा बा भा मा बोल के ही देखो तो कैसा लगेगा? होस्ट वाला। हिंदी वर्णमाला में बा ध्वनि है होस्ट बा होठ से बोलते हैं ना। अंतस्थ व्यंजन है वा। होस्ट ध्वनि है भा। अंतस्थ व्यंजन देखो कितनी बार पूछा गया है ना। ऊष्म व्यंजन है शाखा साहा। ऊष्म व्यंजन है हा। जैसे वैसे तो शाखा साहा चार हो जाएंगे। यदि आपको विकल्प में मान लो का दे दे ता दे दे ला दे दे और हा दे दे तो वहाँ हा हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन है ज्ञा। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। छा वर्ण का और सा के योग से बना होता है। अल्प प्राण व्यंजन है गा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कहलाता है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण ध्वनि क्या है? घा। अघोष वर्ण है चा। देखो ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया है आपसे। घोष वर्ण है दा। संघर्षी व्यंजन है हा। पार्श्विक ध्वनि है ला। वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या है 25। स्वर व्यंजन के उदाहरण है ता था दा और धा। हिंदी शब्दकोश के छा क्रम को का वर्ण के बाद आता है। हिंदी वर्णमाला में कुल अयोग वाह दो हो जाएंगे। हिंदी ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? अयोग वाह। ऐसी दो मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश जो है अंग और आह में होता है, अनुसार कार्य करता है पंचम वर्ण का। अंग व्याकरण के अनुसार अनुस्वार है। वह दिल्ली से चला ही जाएगा वाक्य में ही बालाघात है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह ध्वनि कहलाती है युग्मिक ध्वनियां। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का वर्गीकरण है संप्रस्त ध्वनि। ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में अशुद्ध है चा तालव्य महाप्राण। हिंदी में ध्वनियों के प्रकार हैं दो। अपभ्रंश की वर्णमाला में माँ व्यंजन ध्वनि में सम्मिलित है। कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण है का सा। ये वाला ध्यान रखना, ये वाला नजर में रखना, देखो इसको रट थोड़े पाओगे। नासिक के व्यंजन है या। वह शब्द जिसमें रा व्यंजन नहीं है मातृभूमि। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं? अकारांत। वा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। अनुनासिक वर्ण है माँ। दृक का वर्ण विच्छेद है दा
यहाँ गा और आ। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है उ, द, या, ना और आ। ये आप थोड़ा पहचान लेना है ना। ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद होगा ई, रा, सा, या, आ। काकल्य वर्ण है हा। रा का विवरण है वर्त, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण और व्यंजन। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? का और गा। अर्ध स्वर कहलाता है या। स्वर स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है खा। वर्णमाला का वह अक्षर जो पुल्लिंग नहीं है ई और ई। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण का स्थान क्या है? काकल्य। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना कहलाता है वर्ण विच्छेद। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति में सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण को क्या कहा जाएगा? वर्थ कहा जाएगा। मंडी परिषद में पूछा गया था। तो ये आपके वर्णमाला से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो आपके पूरे होते हैं, आप इनको जरूर पढ़िएगा। ये लगभग सभी परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न ही हैं। अब इनको 2-3 बार पढ़िएगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा। पहली बार क्लास देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। निबंध का और मेंस की आंसर राइटिंग जो चलती है उनको भी आप साथ में देखते रहिएगा। ये क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए